सीए अच्छी चीज़ है, लेकिन पूरा नहीं होता लोगों से। लेकिन अगर ना भी पूरा हो तो अच्छा गुजारा हो जाता है। अगर पढ़ना है तो फिर यहाँ इधर सर आतिफ होते थे और यहाँ उधर जो है वो आपका नाम होता था। तो जाफ़र हुसैन साहब थे, सलाउद्दीन साहब थे, मियां अहमद फरहान साहब थे। इन्होंने मुझे गले लगा के साहब ने तबकी दी और कहा कि हमें बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर चार्ट अकाउंटेंट। अभी थोड़ी देर पहले इनसे गुफ्तगू रही। आप यकीन माने बिल्कुल इन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि वो इतने सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं। इतने ज़्यादा लोग इनके अंडर काम कर रहे हैं, इतने खुश इखलाक हैं और सीए फार्म चला रहे हैं, एफसीए हैं, अपनी आईटी कंपनी रन कर रहे हैं, टीचिंग की तो वो भी कमाल। हर फन मौला, प्लीज़ वेलकम सर आमिर से बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक सर यू। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। अब बिलीव मी, मैं आपके ऑफिस से थ्रू हुआ और मैंने जब सारा मंजर देखा तो मुझे ये हुआ कि यार इतना कुछ अचीव करने के बाद तो बंदे में मिजाज में तलखी आ जाती है, तकब्बुर आ जाता है, लेकिन सर आप तो बहुत आजिज़ और डाउन टू अर्थ आदमी हैं। नहीं नहीं अली, ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। तो इसमें कोई ऐसी फ़ख्र वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला रिवॉर्ड करते हैं, और मेरा ख्याल है उससे इंसान को मज़ीद शुक्रगुजार होना चाहिए। तो दैट्स इट। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने अच्छे अल्फाज में इंट्रोड्यूस किया और इतना आपने मेरे बारे में हाईली बोला। थोड़ा सा हम शुरू करते हैं फ्रॉम द बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड कैसा है? आप एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आपने मेहनत की, आगे बढ़े, ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया, कैसे ये लाइफ की जर्नी शुरू हुई? प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ जी बिल्कुल। मेरा ताल्लुक बेसिकली बुरेवाला से है, और मेरी बेसिक एजुकेशन बुरेवाला से ही है। गवर्नमेंट एमसी मॉडल हाई स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज बुरेवाला, वहाँ से मैंने मैट्रिक और एफएससी किया। और ये दोनों सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज हैं। तो सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसी के तहत ही हमने पढ़ा और आगे बढ़े। और वालिद साहब मेरे ख़ुद भी स्कूल में टीचर थे, तो टीचिंग एक तरह से जो है उनकी तरफ से विरसे में मिली। और एफएससी में नॉर्मली छोटे शहरों में ये होता है कि एफएससी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। आईसीएस वगैरह उस वक्त अभी कॉमन नहीं हुए थे, तो एफएससी हर किसी ने करनी होती थी, चाहे उसने डॉक्टर इंजीनियर बनना है चाहे नहीं बनना। तो मेरा डॉक्टर बनने का कोई इरादा नहीं था, और ना ही मुझे वो कैपेबिलिटी नज़र आती थी अपने अंदर कि मैं उतनी पढ़ाई नहीं कर सकता शायद। तो मैंने एफएससी में प्री मेडिकल की बजाय प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स लिए, जो मैथ्स वगैरह के साथ। तो कारकर्दगी उसमें भी खातर ख्वाह नहीं रही, तो मेरिट जो है वो इंजीनियरिंग का भी नहीं बना। तो बस ये कि उस वक्त माइंड में ये था कि हम फिर शायद कंप्यूटर साइंसेज की तरफ आगे जाएंगे। तो बट अब आपके सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ये डेस्टिनी है जहाँ ले जाए। ज़बरदस्त सर। अच्छा, मैट्रिक एफएससी में आप थ्रू आउट आपका जो है वो एप्टीट्यूड क्या रहा? कितने परसेंट स्कोर हुआ? एक आम स्टूडेंट को जिसको लगता है कि जनाब उसके 98% नंबर नहीं है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत पीछे रह गया, हम उनको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज के जो वर्ल्ड क्लास चार्ट अकाउंटेंट्स हैं वो भी जब शुरू हुए थे तो शायद वो भी इतने हाई फाई नहीं थे तालीम में। आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ। मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरे मैट्रिक में शायद कोई 77% के करीब मार्क्स थे, और एफएससी में इससे भी कुछ 5-6% कम हो गए थे, तो 71-72% मार्क्स थे मेरे। और ये मेरी पूरी कोशिश के बाद थे, मतलब ये नहीं था कि मैं पढ़ने में कोई काम चोरी करता था। लेकिन मुझे वो वाली जो स्टडीज़ थी वो मुझसे नहीं होती थी, जिस तरह से वो करनी होती थी उस तरह से मुझसे नहीं होती थी। अलबत्ता मेरे साथ कुछ दोस्त थे जो कि उसमें माशाल्लाह बहुत आगे भी गए, उन्होंने 90% के करीब उस वक्त भी स्कोर किए। लेकिन समहाउ मुझसे वो सिस्टम मुझे नहीं समझ आता था कि आपने चीज़ याद करके जानी है और फिर उसको रिप्रोड्यूस करके आना है। मैं हमेशा अपने तौर से लिखता था चीज़ों को, और जो अपने तौर पर लिखा हुआ वो फिर ज़ाहिर है उस वक्त टीचर्स को उस तरह से अच्छा नहीं लगता था शायद, या मुमतहन उसको नहीं अच्छा समझते थे। तो ये 70s में था मेरा जो स्कोर था, कभी भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था। ज़बरदस्त। और वहाँ से आपने कब ये फैसला किया कि जनाब अब तो मैंने सीए ही करना है? एफएससी तो कर ली, प्री इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं हुआ, लेकिन और भी तो डिसिप्लिन हैं। आपने कब सोचा कि नहीं मुझे सीए में ही जाना है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी मुख्तसर सी स्टोरी है।
मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, तो वो काफ़ी एक होनहार ज़हीन बच्चा था। तो मैं भी ज़रा ज़हीन बच्चों के आसपास रहता था कि कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। तो उसने एक दिन बताया कि जो है अगर मैं इंजीनियर ना बना तो फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा। तो अब बुरे वाला में ईयर 2098 99 की हम बात कर रहे हैं। ना यूट्यूब है, ना गूगल है, ना कुछ भी नहीं है। तो आपको कोई बंदा कहता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, जब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर के अलावा और कोई चीज़ आपके माइंड में होती नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहता है यार पता नहीं क्या होता है, लेकिन मेरे अब्बू ना एक मिल में अकाउंटेंट हैं और वो ना मुल्तान जाते हैं हर साल। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ना मिल के खाते लेकर जाते हैं, वहाँ से वो ऑडिट करवा के लाते हैं। तो अब्बू को बड़े पसंद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के, वो बड़ी कोई अच्छी उनकी होती है ना एक प्रोफेशन, और बड़ा शानदार है, और उन्होंने अपनी फर्म बनाई हुई होती है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो वो मैंने उस हल्के से बात सुनी। तो एक दूसरा दोस्तों का हल्का था, उसमें एक दिन डिस्कशन हुई कि आगे क्या करेंगे। तो मैंने उनको बताया यार वो बैद कह रहा था कि अगर नहीं हुआ तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लूँगा, तो फिर हम भी वही कर लेंगे। तो उसने मुझसे पूछा क्या होती है, मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, उसने ये बताया था। खैर बात आई कि होगी, मुझे भूल गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोई चीज़ होती है। एफएससी के बाद मैं अब जो बीसीएस है या बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह में दाखिलों के लिए हाथ पैर मार रहा था, और मेरा एक जगह पे दाखिला हो भी गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेरा दाखिला हो गया। और वो मैं अभी ज्वाइन नहीं किया था कि एक दिन उस हल्के में से मेरा एक दोस्त आ गया जो दूसरा हल्का था। उसके हाथ में एक कागज़ पकड़ा हुआ था, अखबार का एक टुकड़ा। उसने मुझे बताया कि यार मैं ना ये लेकर आया हूँ, मेरे मामू ने मुझे कराची से भेजा है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान कोई चीज़ है, तो उनका ना प्री एंट्री टेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये टेस्ट दो, तो आओ हम दोनों ये टेस्ट देते हैं, अगर ये टेस्ट पास होगा तो फिर हम सीए शुरू कर लेंगे। उस वक्त सीए शुरू करने के लिए टेस्ट होता था, हर किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो सीए शुरू कर ले। तो मैंने उससे पकड़ा, मैंने कहा हाँ यार कुछ बात हुई तो थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। मैंने वो पकड़ा और उसके ऊपर जो हदायत लिखी थी उसके मुताबिक दाखिला भेज दिया। और दाखिला भेजने के बाद वो टेस्ट दिया, एंट्री टेस्ट पास हो गया। उसके बाद फिर एक बस जैसे अचानक से फैसला होता है ना कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नहीं करनी और मैंने सीए ही करना है। तो वालदैन के साथ थोड़ा उसके ऊपर रिक्वेस्ट करके बातचीत करके कुछ हो गया। कुछ एक दो लोग भी मिल गए, फिर जब ढूंढने जाते हैं तो खुदा भी मिल जाते हैं। कुछ एक दो लोग भी मिल गए जिन्होंने गाइड किया कि अच्छा सीए अच्छी चीज़ है, लेकिन पूरा नहीं होता लोगों से, लेकिन अगर ना भी पूरा हो तो अच्छा गुजारा हो जाता है। तो मैं यही सोच के आया था कि अगर ना भी पूरा हुआ तो कोई बात नहीं, डिग्री आधी भी काम आ जाती है। तो मेरे माइंड में ये था जब मैंने शुरू किया था। तो वो तो यहाँ जब आए, पढ़ना शुरू किया, फिर वो आगे से आगे फिर वो मंजिलें बढ़ती गई। मुश्किल है सच नहीं हुई, पढ़ाने वाले बहुत अच्छे थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़ थी। मैंने आपको बताया ना कि मैट्रिक एफएससी में मैं कामयाब नहीं था, कि वो वहाँ पर चीज़ें याद करके जाना पड़ता था। यहाँ पर कंसेप्चुअल मैटर्स थे। तो जब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट पकड़ के उसकी बेसिस पे अनसीन क्वेश्चन आना था, तो वो एक बड़ी एक फैसिनेटिंग चीज़ थी कि अच्छा ठीक है मैं तरीका सीख लूँगा और तरीके के मुताबिक सवाल आएगा, वो पढ़ किया हुआ सवाल नहीं आएगा। तो वो उस चीज़ ने एक अपने अंदर जो था ना एक फ्लेयर अप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। मुझे कोई ऐसा मुश्किल पेश नहीं आई, अगर आप कहें कि अकाउंटिंग में कोई मुश्किल पेश आई हो। बेसिक लेवल पे तो बिल्कुल भी कोई ऐसा मसला एक्चुअली उस वक्त ना हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी अली। हमें एक तो इंटरनेट अभी इजाद हुआ भी था, तो हमारी दस्तरस में नहीं था बहुत ज़्यादा। फिर ये सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने ये करना होता था कि जैसे हमारे टीचर ने बताया हमने उसको वैसे करना शुरू कर देना है। तो मुझे याद है हमारे एक टीचर थे, उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ाते थे, उन्होंने हमें बताया कि अच्छा फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन आपने रोज़ करना है। तो वो तकरीबन 50 क्वेश्चन थे उस किताब में। तो हमने हिसाब लगाया कि हमारे पास 60 एक दिन है पेपर एग्जाम तक, 50 सवाल है, रोज़ाना का एक सवाल करते जाएंगे। हमने एक दिन भी नहीं कोई ऐसा मिस किया कि वो सवाल ना किया हो। तो जब आप इस तरह से एक बात को पकड़ के वो टीचर को आप फॉलो करते हैं तो फिर वो मसला रहता नहीं है एग्ज़ाम में। पेपर देने के वक्त पता होता था कि ये पेपर पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कॉन्फिडेंस था उस वक्त। ये भी पता होता था कि कोई पेपर अगर पास नहीं होगा तो भी पता चल जाता था कि इसकी तैयारी नहीं है, वो पेपर देने से पहले ही पता होता था। लेकिन जब पेपर आपका तैयार कर लिया था आपने, तब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था ओवर द पीरियड कि हाँ ये पेपर ये पास हो जाएगा। अच्छा सर, जब आप बूरेवाला से लाहौर आए, लाहौर रहे, तो यहाँ पर आप हॉस्टल में रहे या कोई रिलेटिव्स थे जिनकी तरफ आप रहे? रिलेटिव्स थे मेरे यहाँ पर, लेकिन मैं कभी रिलेटिव्स के पास रहा नहीं। यहाँ हॉस्टल की बजाय एक अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी से एक मकान का एक पोर्शन ले लेते हैं, तो उसमें कोई 4-5 लोग मिलकर रहते हैं। तो मैं इस तरह रहा हूँ, मैं कभी हॉस्टल में भी नहीं रहा और मैं कभी रिलेटिव्स की तरफ भी नहीं रहा। हम अपना इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट ले लेते थे और उसमें रहते थे। तो उसमें कभी कोई रूममेट आ गया, कभी कोई रूममेट आ गया, कभी अपने शहर का आ गया, कभी कोई दूसरे शहर का आ गया, तो वो मिल मिला के इस तरह से चीज़ें चलती थी।
तो दैट वो लाइफ वाज टफ। वो मुश्किल था कि घर में तो आपको एक आदत होती है कि आपका खाना बना हुआ आपको मिल जाएगा, आपके कपड़े धुले हुए मिल जाएंगे, लेकिन फिर सारा कुछ खुद करना पड़ता है। तो बट किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो वक्त गुजर गया। अब उस वक्त के बारे में मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी तकरीबन 50% से ज़्यादा, बल्कि शायद 70% से ज़्यादा तो हॉस्टल्स में रहते हैं जो इधर आ जाते हैं, फिजिकल क्लासेस लेते हैं। तो मैं उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाह रहा हूँ कि आपने भी जैसे कहा कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, लेकिन बच्चे तो रूटीन में कहते कि सर आज चूंकि खाना बनाना था मैंने खुद, तो मैं इसलिए लेट हो गया, या आज जो है वो मैंने कपड़े धोने थे, या आज ये सारी जो काम होते हैं जब बंदा आउट स्टेशन में रह रहा होता है तो उसे मोर और लेस कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें खुद करनी ही पड़ती हैं। अच्छा, इसमें बहुत से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दोस्तियां और अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपने स्टेट अटेम्प्ट्स में कैफ पास किया है, किसी तरह भी फेल नहीं हुए, रहे भी हॉस्टल में है, प्रॉब्लम्स भी यकीनन फेस की होंगी, लोग भी बहुत से इनकम्पेटेबल होते हैं। एक कमरे में रह रहे हैं, एक साहब तो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, दूसरे साहब आए हैं वो किसी दिन आपकी जूती पहन जाएंगे, किसी दिन आपको किसी तरह डिस्टर्ब कर देंगे, और बंदा अक्सर अपसेट भी रहता है। और बाज़ों का तो किसी से अगर कोई बदमज़गी की बात हो जाए तो बंदा सारा दिन पढ़ भी नहीं सकता, ज़हनी तौर पे इतना अपसेट रहता है। सर, इन सारे चैलेंजेस में आपने स्टेट अटेम्प्ट्स में कैसे पास किया? मेरे ख्याल में अली देखें, ये ना रिस्पांस की बात होती है कि लोग तो आपको सही गलत मिलते ही रहेंगे, आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन को, वो मैटर करता है मेजरली आपकी अपनी लाइफ के लिए। ऐसी बात है, हाँ काम जब आपने करने होते हैं कुछ वक्त उसके लिए निकालना पड़ता है, लेकिन अगर मैंने अपने काम करने हैं ना तो वो इतना टाइम नहीं लेता मेरा कि मेरी स्टडीज़ मुतासर हों। लेकिन अगर मैं सब कुछ अपने गांव देहात से छोड़ छाड़ के लाहौर पढ़ने के लिए आया हूँ और यहाँ पे आके मैं दोस्तियाँ निभा रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि उनकी नीड्स पूरी कर रहा हूँ, या ये कि मैंने कोई दोस्तियाँ कर ली हैं ऐसी जिसमें मेरा फ़ोन पे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, वो फिर डिस्ट्रैक्शन ऐसी हैं कि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती। और उसमें फिर ये कि अपना मकसद क्लियर होना चाहिए इंसान को। छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं, मतलब आपने सुना होगा वो कहते हैं ना कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और हर जो कुत्ता आपकी तरफ भौंकता है उसको आप पत्थर मारेंगे तो आप फिर अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। तो लोगों का काम है, लोगों ने आपको तंग भी करना है, लोगों ने आपका हिस्सा भी खाना है, आपका हक भी मार जाएंगे समटाइम्स, बट आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये बड़ा मैटर करता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो वो टाइम था ना जिसमें मैं तकरीबन 8-10 साल इधर अपार्टमेंट्स में फैमिली से अलावा अकेला रहा और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग रहे, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ उसने मजबूत कर दिया, उसने मुख्तलिफ लोगों के साथ चलने का सलीका दे दिया, उसने बता दिया कि अपने से जो बेहतर होंगे उनके साथ कैसे चलना है, जो अपने से कमतर होंगे उनके साथ कैसे चलना है, बदतमीज़ों के साथ कैसे डील करना है, प्यारे लोगों के साथ कैसे डील करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता आ गया। तो बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा, जिन्होंने नुकसान भी किया उनसे भी सीखा, जिन्होंने फ़ायदा भी किया उनसे भी सीखा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो रिफ्लेक्शन, वो चीज़ कहीं ना कहीं आ जाती है। अब मेरी आदत है थोड़ा देखते रहने की, तो मैं ये समटाइम्स देखता हूँ कि जिन बच्चों ने कभी घर से बाहर जाके ऐसे नहीं रहे, कभी ऐसी मुश्किलात नहीं देखी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड लाइफ गुजारी है, तो वो बहुत सारी ट्रबल्स का शिकार रहते हैं बाद में। प्रैक्टिकल लाइफ में आके वो कई चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाते, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्डअप नहीं होती उनके अंदर। ये जो आपने अभी बात की ना इसमें कि इमोशनली वो किसी एक बंदे के एक्ट या एक्टिविटी से इतने परेशान होते हैं कि 2-2 दिन पढ़ नहीं सकते, या तो ये बेसिकली आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है ना, आपको उसको डील करना आना चाहिए, और ये आप सीखते हैं तो आता है, जो चीज़ सीख लेते हैं वो हो जाती है। ज़बरदस्त। नहीं सर, आपने कैफ भी पास कर लिया, और जिस दिन आपको पता चला, अब हमारे यहाँ तो आम रूटीन है कि बच्चे को जब पता चलता है कि मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका कैफ पास है, तो उसका दिल चाहता है कि कल मुझे फर्गूसन का कोई पार्टनर आएगा और मुझे कहेगा प्लीज़ आप हमारी फर्म में आ जाएं। अच्छा, रियलिटी ऐसे नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। आपका वो वाला टेन्योर कैसा था? आपने कितनी स्ट्रगल की और क्या आराम से आपको फर्म मिल गई? फॉर्म की जो तलाश है ना, ये हमेशा से चैलेंजिंग है स्टूडेंट्स के लिए, कभी भी आसान नहीं था, उस वक्त भी आसान नहीं था, और आसानी से फॉर्म ऐसे नहीं मिलती, मतलब डिज़ायर्ड फॉर्म नहीं मिलती आप कह लें। उस वक्त भी मैंने स्टेट अटेम्प्ट में पास किया, मेरा ही ख्याल था कि फर्गसन EY KPMG वगैरह, तो जाहिर है सबने अप्लाई किया था हमने। फर्गसन के अलावा किसी ने टेस्ट इंटरव्यू भी नहीं कंडक्ट किया था, किसी ने इस काबिल भी नहीं समझा कि इनको बुलाया जाए। फर्गसन में इंटरव्यू हुआ और समहाउ मेरे रेफरेंस के बगैर ही काफ़ी सारे दोस्त मेरे सिलेक्ट हुए, लेकिन मैं नहीं हो सका। यकीनन कोई वजह रही होगी मेरे, क्योंकि वो दोस्त भी रेफरेंस वाले नहीं थे। तो एक तो वो मिथ जो है ना कि रेफरेंस ही होगा, वो भी रेफरेंस के बगैर थे और उनका हुआ, और वो माशाल्लाह आज भी मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं, दे आर डूइंग फाइन। बट मेरा नहीं हुआ। तो मुझे एक जो था, एक A कैटेगरी फॉर्म थी दूसरी, वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पर मुझे आर्टिकल्स मिल गए।
उन्होंने भी टेस्ट इंटरव्यू का प्रोसेस वगैरह पूरा किया और मुझे आर्टिकल्स मिल गया। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा लंबा अरसा किसी का इंतज़ार नहीं किया कि मुझे किसी दूसरी फर्म की तरफ जाना है। जैसे होता है वैसे मुझे भी किसी ने समझाया कि रेफरेंसेस होते हैं, तो रेफरेंस से बात बन जाती होती है। तो ईवाई में आपका हो जाएगा, फ़लाँ साहब को जानते हैं तो वो फ़लाँ साहब से बात कर लो। तो बल्कि वो जो बताने वाला था वो मुझे पकड़ के फ़लाँ साहब के पास ले भी गया। वो जो फ़लाँ साहब थे वो मॉडल टाउन में रहते थे। तो संडे को हम उनकी तरफ गए तो उन्होंने बाहर लॉन में बिठाया, अक्टूबर के दिन थे, और उन्होंने बिठाया और पानी शानी पिलाया और कहते हैं कि मैं कह तो सकता हूँ ईवाई के पार्टनर को, लेकिन आप ना कल मेरे ऑफिस आना। वो सरकारी दफ्तर में काम करते थे। तो मैंने कहा सर आपका दफ्तर कहाँ पर है? उन्होंने कहा मेरा दफ्तर साहिवाल है। तो साहिवाल आप आना, फिर बैठ के उनको फ़ोन करेंगे। तो मैं जब घर गया वहाँ से अपने फ्लैट पे गया, मैंने जाके बात की। मैंने कहा यार अगर इन्होंने फ़ोन करना होता उसको या कहना होता तो मैं आज इनके पास चला गया था, तो ये उनको फ़ोन कर देते। अगर इनकी इतनी उनके साथ सलाम दुआ होती संडे को भी कर देते, अगर नहीं तो कल ये फ़ोन अपने ऑफिस से खुद कर देते। मुझे तो ये कह रहे हैं कि चल के साहिवाल आओ, ये कोई बात समझ में नहीं आई। तो आई प्रेफर्ड नॉट टू विजिट साहिवाल। तो फिर मैं नहीं गया उनके पास। मैंने कहा ठीक है, मुझे जहाँ मिलता है वहीं ठीक है। मैंने जहाँ आर्टिकल्स फिर मुझे मिले वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिए। तो इसमें मैंने मतलब बहुत ज़्यादा कह लें तरद्दुत नहीं किया, बहुत ज़्यादा लंबा सा इंतज़ार नहीं किया, जहाँ मिले वहाँ ज्वाइन कर लिए। दो सवाल आपसे पूछने हैं। मैंने आप देखा है मुख्तलिफ फोरम्स पे आप फेसबुक पे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आर्टिकल्स के हवाले से, और वो बड़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं। इस हवाले से मैंने भी आपके एक दो मैसेज देखे हैं जो बड़ी डिटेल्ड होते हैं, जिसमें आप बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट है वो कहता है सर जी, क्या अगर 6 माह ज़ाया करने के बाद मेरा बिग 4 में हो जाए तो क्या मुझे 6 माह ज़ाया कर देनी चाहिए या नहीं? इसका क्या जवाब है? ये सारा डिपेंड करता है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। आपके गोल्स क्या हैं? क्या आप सारी ज़िंदगी जॉब्स में गुजारना चाहते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स करना चाहते हैं? फिर शायद आपको बिग 4 का जो एक पुश है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मैंने अपनी प्रैक्टिस की तरफ जाना है कभी, तो फिर शायद बिग 4 आपके लिए उतनी कारआमद नहीं है। आपको फिर किसी स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म में वो काम एक्चुअली सीखना चाहिए कि फर्म कैसे चलती है। क्योंकि जहाँ बड़ी फर्म होती है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। तो उन्होंने मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर का एक पूरा सेटअप बनाया हुआ होता है। वो ट्रेनी से सिर्फ वही काम करवाते हैं जो ट्रेनी के करने का होता है। वो ट्रेनिंग को कभी भी मैनेजमेंट मैटर्स में या कभी भी ऐसे मैटर्स में वो नहीं करते जहाँ पर डिसीजन मेकिंग का काम हो। स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिस में क्योंकि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो फिर बच्चे को साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद इतना मौका मिलना शुरू हो जाता है कि अगर वो रिस्पॉन्स देने वाला बच्चा हो तो वो फिर मैनेजमेंट मैटर्स में, डिसीजन मेकिंग मैटर्स में, क्लाइंट मीटिंग्स में वो जाना शुरू हो जाता है, वो बैठना शुरू हो जाता है, उसको पता चलना शुरू हो जाता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मेरी फर्म से, मेरे पास से जो बच्चे आर्टिकल्स ख़त्म करके जाते हैं, मेजॉरिटी उनमें से अपनी प्रैक्टिस बनाती है, चाहे वो क्वालिफाइड हो चाहे वो क्वालिफाइड ना हो। वो अपनी प्रैक्टिस बनाने को तरजीह देते हैं जॉब करने की बजाय, क्योंकि उनको ओवर द पीरियड ऑफ 3.5 ईयर्स ये समझ आ चुकी होती है। वो क्लाइंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, वो आगे डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, उनको पता होता है कि किस काम का एंड रिजल्ट क्या होना है। तो ये बड़ी फर्म्स में आपको एक साइड दिखाई जाती है, और राइटली सो, स्टेक्स इतने बड़े होते हैं कि दूसरी साइड आपको नहीं दिखाई जाती है। बट कुछ जगहों पे है भी सही, मोनोपली है। आपने नेस्ले में जॉब करनी है, आप पैकेजेस में जॉब करना चाहते हैं, आप टेट्रा पैक में करना चाहते हैं, तो चांसेस आर वेरी ब्लीक कि आप किसी छोटी फर्म से जाएंगे क्वालिफाई करके तो आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। चांसेस कम है। ऑल्दो इफ़ यू आर डेस्टिन्ड टू अचीव समथिंग, वो तो कभी भी हो सकता है। लेकिन क्या इस चीज़ के लिए मैं अपने 6 महीने ज़ाया करूँ? मैं इसको वर्थ वाइल नहीं समझता। मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा तरद्दुत नहीं करना चाहिए। आर्टिकल्स जहाँ मिले कर लेने चाहिए। मेन फोकस क्वालिफिकेशन और लर्निंग के ऊपर होना चाहिए कि मैं क्या सीख रहा हूँ और क्या मैं क्वालिफाई कर लूँगा यहाँ बैठ के। ये आपका मेन फोकस होना चाहिए स्टूडेंट। फर्म में आर्टिकल का जो टाइम होता है ना सर, ये थोड़ा सा, इसको ऐसे कहना चाहिए कि मुझे लगता है कि सीए में सबसे टफ होता है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है, टाइम आपके पास नहीं है, काम बहुत कर रहे हैं, और उस स्टडी का प्रेशर आपके ऊपर है, पेपर पास करने हैं। फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, चूंकि आप काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और ये सब इतने सारे चैलेंजेस के आपको भी फेस करने पड़े। और आपने इसको क्या एडवाइस करते हैं बच्चों को कि कैसे डील करना चाहिए? देखें अली, एक तो ना सबसे पहले जो बात है ना माइंड क्लियर होने की, तो वो ऐसे है कि आप अपने फैसले खुद करें और फिर उन फैसलों के जो भी नतीजे हों उसको भुगतने के लिए आप तैयार हों।
वो अच्छे भी हों बुरे बुरे भी हों नतीजे, वो आपके अपने फैसले का नतीजा है। मैंने एक फर्म ज्वाइन की, मुझे कुछ लोगों ने एडवाइस किया था कि ये फर्म ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, समहाउ मैंने की। एक कैटेगरी फर्म थी, मैंने उसमें ऑडिट में शुरू किया, 6 महीने बाद सीज़न ख़त्म हुआ, उन्होंने मुझे टैक्स में इंक्लूड कर दिया। टैक्स का सीज़न एक ख़त्म किया, दूसरा कॉर्पोरेट रिटर्न्स का सीज़न ख़त्म किया। तो मुझे ये पता चला कि इस फर्म के अंदर रहते रहते मेरे लिए क्वालिफाई करना मुश्किल है, बिकॉज उस फर्म का उस स्ट्रक्चर उस वक्त ऐसा बन गया था कि मेरे ऊपर काम का बर्डन ऐसा था कि मुझे छुट्टियां भी नहीं मिल रही थी अपने एग्ज़ाम की। तो मैंने कैटेगोरिकली जाके, उस वक्त ये बड़ा मुश्किल काम था, एक बहुत ही एक केटो सर करने वाली बात थी कि मैं जो पार्टनर थे उनके पास चला गया और उनसे जाके मैंने दिसंबर में जाके ये बात की कि मेरी जून में अटैम्प्ट है, तो मुझे क्या जून में 50 छुट्टियां मिलेंगी जो कि इस वक्त मिलती हैं सब बच्चों को। 4 साल के आर्टिकल्स थे, 180 छुट्टियां होती थी, तो उसमें 150 छुट्टियां पहली अटैम्प्ट में मिलती थी। उन्होंने कहा कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, नहीं मिलेंगी। मैंने कहा जी कितनी मिलेंगी? वो चिढ़ गए, उन्होंने कहा कोई भी नहीं मिलेंगी। मैंने कहा सर कंफर्म ये बात कि कोई भी नहीं मिलेंगी? कहते हैं हाँ, दिसंबर में देखेंगे, अगले दिसंबर में। तो मैं क्वालिफाई करने की इतनी क्या जल्दी है? मैंने कहा सर इस तरह तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्या आप देख लें। मैंने उनको एनओसी की एप्लीकेशन पुट कर दी कि आप मुझे फिर जाने की इजाज़त दे दें, क्योंकि मेरा मकसद काम सीखने के साथ साथ क्वालिफाई करना भी है। तो ही वॉज काइंड इनफ, उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाए। Although you are a very good resource and we were looking you as our head of the taxation somehow, कि ट्रेनिंग में सबसे सीनियर टैक्स में हमने आपको बनाना था, हम देख रहे थे, मगर आपने जैसे ब्लंटली फैसला किया तो आप चले गए, कोई मसला नहीं। तो मैंने फिर जाके एक और फर्म ज्वाइन कर ली। वो ऐसी फर्म है जिसको कोई भी शायद नहीं जानता होगा, लेकिन मैंने वो फैसला किया किसी से भी डिस्कस किए बगैर। अब उस फैसले के मेरे माइंड में ये एक चीज़ थी कि ये छोटी फार्म है, छोटे छोटे काम होंगे, छोटे छोटे काम मैं सीखता जाऊंगा। एक तो मैं 3 साल बाकी हैं, मैं इस फार्म को ग्रो करूंगा, दूसरा मैं इस फार्म में बैठ के क्वालिफाई करूंगा, मेरा ये एम है। और कल को जब मैंने अपनी फार्म बनानी होगी तो मुझे आइडिया होगा कि छोटी फार्म कैसे चलती है, क्योंकि छोटी से बड़ी होनी है, बड़ी तो मैंने देख ली है तो छोटी को भी देख लूँगा। मैंने वो फार्म ज्वाइन कर ली, ये फार्म छोड़ के मैंने दूसरी फार्म ज्वाइन कर ली बड़ा तरीके से। तो जब मैंने दूसरी फॉर्म ज्वाइन की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने उसमें 3 साल में मेरे बाकी जो थे उसमें मैंने अपने सारे पेपर पास कर लिए। इट वाज नॉट एन ईजी राइड, जितना मैंने सोचा था कि शायद छोटी फॉर्म में काम नहीं होगा, लेकिन काम वहाँ पर भी था, ऑडिट भी था, टैक्स भी था, कुछ वहाँ पर रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन ये कि हर काम अपने हाथ से करना आ गया, तो मुझे वो समझ आ गई कि काम कैसे होते हैं। तो इसीलिए जब आप आगे जाके आप फर्म की बात की तरफ आएंगे तो वो बेसिकली स्टेपिंग स्टोन था इस चीज़ का कि अगर मुझे छोटी फर्म में मैंने काम ना किया होता तो मुझे ना पता होता कि फर्म शुरू कैसे की जाती है और छोटी फर्म में क्या काम आते हैं। सो एक तो आपको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपने लाइफ में करना क्या है। सो बिकमिंग अ पार्टनर इन अ फर्म वाज ऑलवेज माई टारगेट, तो वो मेरे माइंड में था। दूसरा, आर्टिकल्स की लाइफ चैलेंजिंग है, हाँ बिल्कुल चैलेंजिंग है। आपने काम भी करना है, काम सीखने का प्रेशर भी है, पढ़ाई भी करनी है, पेपर भी पास करने हैं, इसी टाइम पीरियड में आपने अपना नेटवर्क भी ग्रो करना है। तो इसका कोई मेथड नहीं है, ओनली मैडनेस इज द मेथड। मैडनेस के अलावा कोई मेथड नहीं है इसका। आपने आर्टिकल्स को ऐसे ही गुजारना है कि आपकी सोशल लाइफ नहीं होगी सिवाय इसके इन लोगों के जो आपके इर्द गिर्द हैं। आपकी शादियों के, फैमिली के मंगनियों के इवेंट्स, फैमिली की फोटगियाँ भी आपको हो सकता है कई दफ़ा मिस करनी पड़े। सो दैट्स द प्राइस जो पे करनी पड़ती है। लेकिन आर्टिकल्स के दौरान में क्वालिफाई करने का एक ही नुस्खा है, और वो ये है कि रेगुलरिटी हो पढ़ाई में, वो रोज़ाना घंटा हो, 1.5 घंटा हो, वो टाइम एक फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम पे मैं पढ़ रहा हूँ। वरना अगर कोई कहे आपको कि मुझे छुट्टियाँ मिलेंगी, मैं छुट्टियों में जाके पेपर पास कर लूँगा, मुझे मैनेजर टाइम दे देगा, कोई किसी को टाइम नहीं देता, कोई किसी को ऐसे छुट्टियाँ मिलती हैं, मगर वो छुट्टियाँ तभी कारामद होती हैं जब आपने पहले एक जोर लगाया हुआ हो। सो यस, मुश्किल है, लेकिन वही कामयाब होते हैं। देखो, जो कैफ पास करता है ना वो सीफा भी पास कर सकता है, सब में पोटेंशियल होता है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रह जाते हैं, जो नहीं सीफा कर पाते, और जो कर जाते हैं, उनमें फ़र्क किस चीज़ का होता है? इसी डिसिप्लिन का फ़र्क होता है। मेक योर लाइफ डिसिप्लिन एंड यू विल गेट थ्रू। अगर आप डिसिप्लिन के कायल नहीं हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ज़बरदस्त सर। अच्छा, आपने आर्टिकल्स के दौरान ही क्वालिफाई कर लिया? मेरे आर्टिकल्स की आखिरी अटैम्प्ट थी दिसंबर 2007 में, और उस अटैम्प्ट को देने के बाद मेरे आर्टिकल्स ख़त्म हो गए थे। तो आर्टिकल्स की आखिरी अटैम्प्ट थी, रिजल्ट आर्टिकल्स के बाद आया था। तो बट स्टिल एट दैट टाइम मैं फॉर्म नहीं था, तो मेरी क्वालिफिकेशन हो गई थी मुकम्मल। ज़बरदस्त। अच्छा सर जी, आपने फॉर्म के बाद जॉब सर्च करने का अपने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने के बाद एक एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाती है,
दो बार ना मैंने देखा, दो मौक़ों पे सीए स्टूडेंट बड़ी बुरी तरह से डिसअपॉइंट होता है। एक जब वो कैफ पास करता है और सोचता है कि मैं आज बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो क्वालिफाई कर लेता है तो फिर तो उसको लगता है कि ये मैसेज आया मुझे क्वालिफिकेशन का, भी थोड़ी देर में बीएमडब्ल्यू भी आ जाएगी। अच्छा, वो टाइम, उसके बाद से जॉब सर्च करना, नेटवर्किंग करना और फिर उसके बाद अपने आप को डेवलप करना, वो थोड़ा सा टफ नहीं होता? उस टाइम को आपने कैसे देखा? हाँ, वो वक्त टफ होता है जब आपने पहली जॉब खास तौर पे आपने हासिल करनी होती है ना, तो वो आपको नेटवर्क से मिलती है। वो रेफरल के बगैर बड़ी मुश्किल हो जाती है। खास तौर पे जिस फर्म से आपने आर्टिकल्स किए होते हैं ना, उस फर्म का जो नेटवर्क होता है ना, समटाइम वो आपको हेल्प करता है, बल्कि अक्सर हेल्प करता है। मेरी फर्म के केस में ये था कि मेरा नेटवर्क नहीं था कोई, फर्म छोटी थी, उसका किस तरह का नेटवर्क नहीं था। मगर ये कि मैंने अप्लाई करना शुरू किया और जो मेरे जितना भी नेटवर्क था उन सबको बताया कि मैं जॉब देख रहा हूँ, मुझे जॉब बताएं। एक स्टैंडिंग ऑफर मेरे पास मौजूद थी एक फर्म से कि आप हमारे साथ आ जाएं, आप पार्टनरशिप कर लें। मगर मैं उस वक्त अभी पार्टनरशिप परसू नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरा कुछ नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाए, मैं कुछ इंडस्ट्री का एक एक्सपोजर ले लूँ। मेरे पास इंडस्ट्री का कोई एक्सपोजर नहीं है। तो मुझे एक जॉब मिली, उन्होंने मुझे बुला लिया, बट मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं की। हालांकि वो बड़ी टेम्पटिंग थी, बट समहाउ वो नहीं की मैंने ज्वाइन, और वो बाद में पता चला कि वो अच्छा हुआ नहीं की, कुछ उसके बारे में अच्छे रिप्यूट नहीं थी। बट उसके बाद मुझे निशात ग्रुप में, निशात चूनिया में एक जॉब मिली और वो फिर मैंने ज्वाइन की। वो फिर मैंने 3.5 साल तक वो जॉब की। और उस 3.5 साल में मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया कि मैं इधर उधर अप्लाई करता रहूँ, मैंने इधर जॉब करनी, बिकॉज मेरा गोल कभी जॉब करना था ही नहीं। मेरा गोल सिर्फ लर्निंग था कि मैंने कॉर्पोरेट साइड की लर्निंग लेनी है एक, और उसके बाद मैंने किसी दिन अपनी फर्म बनानी है। तो क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में यही था, लिहाजा फिर मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे अप्लाई नहीं किया। एक आधी जगह पे कोई दोस्त ले गया खींच कर, तो अदरवाइज उसके अलावा मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया कि जॉब तलाश करें और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरे दोस्त जो थे उस वक्त उस फील्ड में, वो अभी भी जॉब्स में हैं माशाल्लाह। वो कोई CFOs हैं, कोई CEOs हो गए, कोई डायरेक्टर फाइनेंसेस हैं, दे आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। लेकिन समहाउ मुझे ये लगता था कि जॉब मेरे लिए नहीं है, मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है और मुझे उसी के लिए अपनी तगदो करनी है जो मैं करता हूँ। तो इसीलिए मैंने जॉब में भी मेजरली निशात चूनिया का टैक्सेशन, निशात चूनिया का कॉर्पोरेट साइड, उस वक्त वो ग्रो कर रहे थे, राइट इशूज हो रहे थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के काम हो रहे थे, तो मैं उसका पार्ट एंड पार्सल बनता रहा ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या अकाउंटिंग वगैरह होती है उसकी बजाय मैं इन चीज़ों का पार्ट बना ज़्यादा। तो बस ये होता है कि आप एक चीज़ अपने माइंड में जब सोच के चलते हैं तो उसके मुताबिक फिर आपको अल्लाह ताला रास्ते दिखाता रहता है उस तरफ। ये वाला फैसला कब कर लेना चाहिए कि यार मेरा तो टारगेट फर्म बनाने का है, मैं एक स्टेबल इनकम छोड़ने लगा हूँ और ये अल्लाह अब तेरा ही आसरा है, फर्म ही चलेगी? ये बड़ा मुश्किल फैसला है। व्हाट इज़ द राइट टाइम कि ये किया जाए, और क्या करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक्चुअली ये वाला वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा गया है, क्योंकि मेरे जितना भी नेटवर्क का दोस्त है बाब हैं, वो सब जॉब्स में हैं। तो हर जॉब में ना महीने में 1-2 दिन आते हैं जब वो जॉब टफ लगती है। किसी दिन सेठ से झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा क्या, सेठ कभी कुछ सुना देता है, कभी कुछ, या कभी किसी सीनियर से नहीं बनी, या किसी दिन वैसे ही दिल बर्दाश्त हैं आप। तो उस दिन मेरे दोस्तों का मुझे फ़ोन आता है, अभी वो सुनेंगे पॉडकास्ट तो मुझे बाद में कहेंगे भी कि आपने मेरा नाम लिया। तो उनका फ़ोन आता है कि यार प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे पता होता है कि वक्ती उबाल है, इन्होंने नहीं करनी, तो ये सिर्फ कहानी है। तो मैं उनसे कहता हूँ हाँ आ जाओ, बैठ जाओ, करते हैं। तो लेकिन ये कि अगर किसी ने प्रैक्टिस में आना है तो राइट टाइम वो है जब उसके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कम है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हमारे सोशल सेटअप में डिफरेंट हैं यूरोप अमेरिका की निस्बत। यूरोप अमेरिका में आप अपने लिए ही सिर्फ काम कर रहे होते हैं, आपके बच्चे सरकार की जिम्मेदारी होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी खुद होते हैं, आपकी वाइफ खुद काम कर रही होती है, वो एवरीथिंग। हमारे यहाँ ये सोशल सर्कल थोड़ा डिफरेंटली चलता है। माँ बाप की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है, मे बी समटाइम छोटे बहन भाइयों की भी, समटाइम आपके बच्चों की आपके ऊपर जाहिर है। फिर वो जब, तो अगर आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कम हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे फॉर्म बना लेनी चाहिए। जो जो आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बढ़ती जाती हैं, एक फिक्स्ड मंथली इनकम हर महीने आपको चाहिए घर चलाने के लिए, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए, तब फिर आपको ज़रा थोड़ा देख के चलना चाहिए। उस वक्त इतना रिस्क लेना इतना एडवाइजेबल नहीं है। आप स्क्रैच से फर्म स्टार्ट करना उस वक्त जब जीरो क्लाइंट के साथ तब है जब आपकी ऑब्लिगेशन बहुत कम हो और आप समझते हैं कि 6 महीने में निकाल लूँगा। 6 महीने तक के पैसे चाहिए होते हैं बस फर्म बनाने के लिए। 6 महीने में काम आना शुरू हो जाता है, आप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है तो फिर देखेंगे आपके पास कितने अरसे का वो बैकअप मौजूद है, तो फिर काम में आए। और अक्सर एक गलत फहमी होती है कि फर्म शायद खुद ब खुद चलती रहती है, या ये कि इसमें जॉब से कम काम करना पड़ता है। ये एक गलत फहमी है। जॉब में आपका स्टेक छोटा होता है,
आप वो 5 लाख की जॉब करते हैं, 6 लाख की, 10 लाख की, आपका स्टेक रिस्ट्रिक्टेड है टू 5 लाख टू 10 लाख, उस हद तक। उससे ज़्यादा का स्टेक नहीं है आपका। कंपनी बढ़ती है बढ़े, गिरती है गिरे, आपको ये 10 लाख मिलना चाहिए, नहीं तो आप ये 10 लाख कहीं और से जाके लेना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप अपनी फर्म में है ना, या अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, तो फिर आपका स्टेक इनडेफिनेट है। अब आप जो कर रहे हैं उसका बिलवा डायरेक्टली नफ़ा या नुकसान आपको ही हो रहा है। अब आपने उसी के लिए, उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। सुबह उठ के काम पे जाएंगे, आपका फ़ायदा है, नहीं जाएंगे तो आपका नुकसान है। मीटिंग छोड़ देंगे क्लाइंट की, आपका नुकसान है, कर लेंगे, आपका फ़ायदा है। तो वो जो जॉब में चिल आपके पास अवेलेबल थी ना, कि अब मैं एनुअल लीव पे जा रहा हूँ, अब मैं कैजुअल लीव पे हूँ, आज आज नहीं दिल चाह रहा, ये नहीं है। मतलब मैं 2012 से प्रैक्टिस में हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लेजर हॉलीडेज़ किए हों। मैं गया हूँ पाकिस्तान से बाहर भी, काम के लिए गया हूँ, उसके साथ कोई अपना जो है एंटरटेनमेंट होगी तो अलग है। या मैं कभी गया हूँ फैमिली के साथ, तो वीकेंड्स के ऊपर, या कभी ऐसे नहीं हुआ कि मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है और मैं नहीं हूँ। पॉसिबल नहीं है, फिर आप कर नहीं पाते। आपके क्लाइंट को आपकी ज़रूरत है और आप कहें जी मैं तो नथिया के लिए गया हुआ हूँ, या मैं तो इस्तांबुल गया हुआ हूँ, वो कहेगा बाढ़ में जाए यार, मुझे दूसरा कंसल्टेंट मिल जाएगा जो जिसको इस्तांबुल से फुर्सत नहीं है। तो ज़रा ना पहले शुरू में आपको बहुत एक ये वाली, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, पी काटनी पड़ती है। उसके बाद जाके जब आपकी टीम बन जाती है, लोग आपके साथ शामिल हो जाते हैं, तब आप कहीं जाके ये वाली रिलैक्सेशन ले सकते हैं कि अच्छा कुछ मीटिंग्स कुछ दूसरे लोग कर लेंगे, कुछ एग्जीक्यूशन कुछ दूसरे लोग कर लेंगे। आपका काम की नोयत बदल जाती है फिर ओवर द पीरियड। नोयत वो नहीं रहती, काम फिर भी आप कर रहे होते हैं, नोयत बदल जाती है। ज़बरदस्त सर जी, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर, आपके टीचिंग कैरियर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आपने पढ़ाना कब से शुरू किया और कितना अर्सा पढ़ाया? और मतलब जब मैं पढ़ता होता था, फाइनल्स में मैं था, तो एक बड़ा ब्राइट नाम होता था कॉर्पोरेट लॉ मॉड्यूल ई के लेवल पर, कि अगर पढ़ना है तो फिर यहाँ इधर सर आतिफ होते थे और यहाँ उधर जो है वो आपका नाम होता था कि यहाँ सर आमिर से पढ़ लें। और थ्रू आउट बड़ा मतलब कहा, रिकमेंड किया जाता था आपका नाम। थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ बताइए, क्योंकि एक बड़ा मेजर टाइम आपका वहाँ गुजरा है और ज़बरदस्त भी था। टीचिंग में इस तरह से है कि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर टीचिंग प्रोफेशन से रिटायर हुए हैं माशाल्लाह। मेरे मेरे अलावा मेरे 4 बहन भाई हैं, और वो चारों माशाल्लाह टीचिंग में हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, और सब प्रोफेसर्स हैं या लेक्चरर्स हैं, या वो असिस्टेंट पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो हैं टीचिंग में यूनिवर्सिटीज़ में। तो एक ये तो ये चीज़ जीन्स में थी कि पढ़ाना है। तो जब मैंने क्वालिफाई ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ, आई वॉज इंस्पायर्ड बाई सम टीचर्स। मतलब उसमें रिमार्केबली अगर मैं किसी का नाम लूँ तो जाफर हुसैन साहब। तो आई वॉन्टेड टू बी टीचिंग लाइक हिम, कि जैसे वो पढ़ाते हैं मैंने वैसे पढ़ाना है समडे। तो आफ्टर क्वालिफिकेशन फिर मैंने ये पढ़ाने का जब फैसला किया, तो फिर मैंने पैक में बात की कि मुझे पढ़ाना है। उन्होंने कहा जी ओरिएंटेशन एक प्रेजेंटेशन होगी, तो जी प्रेजेंटेशन दे देते हैं। अब मैंने तो जाफर हुसैन साहब से सीखा हुआ था, तो फिर मैंने उन्हीं के स्टाइल में ऑडिट की ही प्रेजेंटेशन उनको दी। अच्छा। और उन्होंने ऑडिट की वो प्रेजेंटेशन ली, और उसके बाद वो उन्होंने, जब मुझे प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, तो जाफर हुसैन साहब थे, सलाउद्दीन साहब थे, मियां अहमद फरहान साहब थे, इन्होंने मुझे गले लगा के साहब ने थपकी दी और कहा कि हमें बहुत पसंद आया, हम आपको इंगेज करते हैं। तो पहले मुझे इंगेज किया गया ACCA में। ACCA के कुछ सब्जेक्ट्स थे अकाउंटिंग के। तो कॉर्पोरेट लॉ में मुझे फ़ायदा ये था कि मैंने निशात चूनिया में कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था, और मैंने 3-4 बड़ी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी किया हुआ था। फिर जब मैंने फर्म बना ली, तो मेरे फर्म में भी मेरे पास कॉर्पोरेट लॉ का काम आता था। तो मैं हमेशा वो जो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा रहा होता था, वो मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ होता था। तो फिर मुझे उसकी ना बुनियाद की समझ आ जाती थी। जब आपको किसी चीज़ की बुनियाद की समझ हो ना, तो फिर आप उसको जो है वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जाफर हुसैन साहब की हम बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा में बताया था कि आपको कोई चीज़ आप समझें कि आपको समझ आ गई है, वो तब आप समझें जब आप वो अपनी नानी को समझा सकें। अगर आप कोई चीज़ अपनी नानी को नहीं समझा सकते ना, तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आई। बारीक बात थी, लेकिन उसका मतलब यह था कि आपको खुद जब चीज़ बहुत क्लियर होती है ना, तो फिर आप वो बेजुबानों को भी, पत्थरों को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिर खुद क्लियर करनी पड़ती है इसलिए चीज़। ज़बरदस्त। अच्छा सर जी, आपकी फर्म के बारे में ये बहुत है कि जो स्वीट्स से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, वो सारे ऑडिट आपसे ही कराना चाहते हैं। ये कोई मिठाई वगैरह ज़्यादा पसंद है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुछ लोग हैं जो स्वीट्स के बिजनेस में हैं, तो उनसे मेरे फैमिली टर्म्स हैं बहुत पुराने।
समहाउ व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मेरा उनके साथ कोई गपशप हुई कभी, उनको अच्छा सर्व किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने अपने घर में दावत दी, मिलना जुलना हो गया। सो तो जब फॉर्म बनाई तो फिर उन्होंने कहा जी हमारा काम करें। जब आप किसी एक का काम करते हैं तो फिर दूसरे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये तो बेकरी एंड स्वीट्स है ना एक्चुअली, ये थोड़ा सा ना अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस है, ये उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है अभी। तो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हमें इस कारोबार की समझ आ चुकी है, हमने इसमें ERP भी इम्प्लीमेंट की है, तो हमें यह भी पता है कि बर्फ़ी कैसे बनती है, गुलाब जामुन कैसे बनता है, ठीक है, कौन सी चीज़ के लिए मिस्त्री कहाँ पर 2 नंबरी करता है। ये मिस्त्री कहते हैं, जो ये कारीगर होता है उसको मिस्त्री कहते हैं। तो मिस्त्री जो है वो, अगर उसने 2 किलो बर्फ़ी बनानी है तो वो 4 किलो का सामान क्यों ले रहा है, ERP हमने इस तरह भी लगाए हुए हैं। सो फिर वो टैक्स, फिर ERP, फिर उनके ऑडिट्स, फिर उनके सिस्टम डिज़ाइंस। फिर आपने देखा होगा जो हमारा जैसे पाकिस्तान में गोरमे का एग्जांपल है कि बेकरी से शुरू हुए तो वो बहुत सारे फूड्स में चले गया, तो सब उनको फॉलो करते हैं। तो आज हमारा मतलब गोरमे भी क्लाइंट है, और भी काफ़ी सारे हैं नाम इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी है कि हमारे, मैं तो नहीं, लेकिन मेरे साथ लोग ऐसे हैं जो खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं, तो वो ज़ाती दिलचस्पी लेके भी ऐसे काम करते हैं जो जो खाने पीने से रिलेटेड कंपनीज के हों। ज़बरदस्त। सबसे पहले कि आपकी नेटवर्किंग एबिलिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, आप नेटवर्किंग बहुत अच्छी करते हैं। ये कैसे डेवलप होती है? जनरली कोई बंदा है वो, उसको नहीं बातचीत बहुत ज़्यादा करनी आती है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता मुख्तलिफ लोगों से। ख़ास तौर पे हर बंदे को एक ये खौफ है कि यार ये बंदा, मैं इससे फ्री हूँ, ये मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। लेकिन जब वो नुकसान से बचेगा तो फिर उस बंदे से छुपा फ़ायदा भी नहीं हासिल कर पाएगा। कैसे देखते हैं आप इसे? वो एक ना इंडिया के एक ना वो हैं स्वामी गुरु रामदेव के नाम से मशहूर हैं, रामदेव। वो ये कहते हैं कि करने से होता है, सिंपल सी बात है, करने से होता है। जो चीज़ करना शुरू कर देते हैं वो हो जाती है, ठीक है, तो करने से होता है। आपने नेटवर्किंग जो है ना, सिंपली अगर सिर्फ लोगों से गुफ्तगू करने से नेटवर्किंग हो जाएगी तो वो नहीं होगी। आपको नेटवर्किंग करने के लिए लोगों पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो इन्वेस्ट ज़रूरी नहीं है पैसे की शक्ल में आप करें, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको अपना इमोशनल इक्विलिब्रियम सम टाइम देना पड़ता है, आपको लोगों को शोल्डर देना पड़ता है, आपको लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, आपको लोगों के लिए कहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मुझे कोई कहता है जी फलाने को मेरे लिए कह दें, तो मैं कहूँ यार मैं इसके लिए क्यों कहूँ, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मैं काम इसका करना उसने मैं मिला, लेकिन मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ये करना चाहिए एक्चुअली, ताकि मैं इसको अगर इसके लिए कुछ कर दूंगा, अगर इसका भला हो जाएगा तो, और ये मेरा कोई भी काम नहीं कर सकता कि चलो दवाई देगा, ठीक है। तो ये अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ता है अगर आपने नेटवर्किंग करनी है तो। अपने आप को अनकंफर्टेबल किए बगैर आपने नेटवर्किंग नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। कई लोगों की आदत होती है कि मेरा ये आराम का टाइम है, आपको अपना आराम का टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके किसी दोस्त आ रहे हैं 4-5-6, वो मिल के कहीं कढ़ाई खाने जाते हैं, आपको भी कहते हैं साथ चलो, आप 2 चीज़ों से बैठे रहते हैं, तो पैसे लगेंगे, दूसरा यार इनके साथ टाइम ज़ाया होगा। वो टाइम ज़ाया देखें कौन सा टाइम ज़ाया हो रहा है। अगर तो आपके आराम वाला टाइम ज़ाया हो रहा है तो कर लें थोड़ा सा टाइम ज़ाया, कोई बात नहीं। यू नेवर नो उस मीटिंग में क्या बात होनी है, क्या डिस्कशन होनी है। सर सो नाइस ऑफ यू। बड़ी ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रही, और मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, जो सीए कर रहे हैं बच्चे, और जो सीए कर चुके हैं, और जो अपनी फर्म्स चला रहे हैं, हर एक लेवल पर आपकी एडवाइस बड़ी ज़बरदस्त थी। आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका अली, आपने मुझे मदऊ किया और आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो स्टूडेंट्स एक साहब घर से चले, लाहौर आए, फोकस रहे, मैंने पढ़ना है, ज़िंदगी में फ़ैसले किए और उन फैसलों का फ़ायदा उठाया, आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव रहे, और आपके सामने आज एक बड़ी शख्सियत बन के आपके सामने है। सर आपने इन लोगों से सारी बातें सीखनी है और अपनी लाइफ पे अप्लाई करनी है, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी देखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।